हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम आपके लिए इस बुक का तीसरा वीडियो बनाएंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। आज हम इसका तीसरा वीडियो बनाएंगे और इस बुक का नाम है कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग, जिसमें नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो नर्सिंग के एग्ज़ाम जैसे कि एम्स हो गया, DSSB हो गया, PGI, SGPGI, ESIC या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम नर्सिंग का, तो सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। और इस बुक का खास बात यह है कि इसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कल हम आपको ब्लड टॉपिक से बताए थे। ब्लड टॉपिक से 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन लगभग कवर हो चुका है और आज हम 100 के बाद वाला कवर करेंगे। तो यह वीडियो जो है बेसिकली हम नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे जो रेलवे में वैकेंसी आई है उसके लिए बना रहे हैं। और ऐसे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी के लिए यह फ़ायदेमंद होगा। नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा मौका है। रेलवे का वैकेंसी आया है, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना ब्लड टॉपिक से। ब्लड टॉपिक में 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, तो आज 100 के बाद का देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न होगा 101 नंबर से। तो हमारा पहला प्रश्न है, हानिकारक पदार्थों के प्रभावों के विरुद्ध। हानिकारक पदार्थों के प्रभावों के विरुद्ध अपनी संपूर्ण डिफेंसिव एबिलिटीज़ के साथ शरीर के लड़ने के प्रयासों को जाना जाता है। हानिकारक पदार्थों के प्रभावों के विरुद्ध अपनी संपूर्ण डिफेंसिव एबिलिटीज़ के साथ शरीर के लड़ने के प्रयासों को जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? तो रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2014 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन। हर्ड इम्यूनिटी डज नॉट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल इन कौन से बीमारी में नहीं प्रोटेक्ट करता है हर्ड इम्यूनिटी? तो बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेटनस। हर्ड इम्यूनिटी पहले होता क्या है? हर्ड इम्यूनिटी से तात्पर्य है कि एक कम्युनिटी की उस एबिलिटी से होता है जो नॉन इम्यून पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करके एपिडेमिक डिजीज़ के प्रति रेसिस्ट प्रदान करती है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? हर्ड इम्यूनिटी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा फ्रेंड्स, वहाँ हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे। बाकी ऐसे हम सिर्फ क्वेश्चन ही कवर करते जाएंगे और लगेगा कि कहीं ज़रूरत है तो हम एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, एक प्रकार की इम्यूनिटी जो पॉपुलेशन के एक पोर्शन के वैक्सीनेशन होने पर अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। तो इनमें से कौन ऐसा इम्यूनिटी है जो पॉपुलेशन के एक पोर्शन के वैक्सीनेशन होने पर अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ड इम्यूनिटी। अगला देखिए, हर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ। हर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ टेटनस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इम्यूनिटी का एक स्तर जो एक इन्फेक्शियस एजेंट के विपरीत पॉपुलेशन में रहता है, वह किस इम्यूनिटी से जाना जाता है? तो वह एक हर्ड इम्यूनिटी से के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे, ऑल एल्डरली टेंड्स टू बी मोर ससेप्टिबल। ऑल एल्डरली tends to be more susceptible to infection because of a decline in immune function. ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रश्न ESIC स्टाफ नर्स 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है।
अगला देखिए, द नॉर्मल ब्लड प्लेटिलेट्स काउंट इज़, ब्लड प्लेटिलेट्स काउंट का नॉर्मल रेंज कितना होता है, आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जो है इसका नॉर्मल रेंज होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा टर्म प्लेटिलेट्स की संख्या कम होने को डिस्क्राइब करता है। इसमें से कौन सा टर्म जो है प्लेटिलेट्स की संख्या को कम होने को डिस्क्राइब करता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा टर्म होगा? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किसको कहते हैं? प्लेटिलेट्स की संख्या में असामान्य कमी होने को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, reduced number of platelet is found in all the conditions except क्या होगा? कौन सा, किसको छोड़कर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉन विलीब्रांड डिजीज़ को छोड़कर बाकी इन तीनों में प्लेटिलेट्स रेड्यूस हो जाते हैं। किसमें? डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन में, एप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट माइलॉइड लिकोमिया, इन तीनों में प्लेटलेट्स हमारा घट जाता है, सिर्फ वॉन विलीब्रांड डिजीज़ को छोड़कर। और यह प्रश्न है आपको सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्रश्न जो है यह ऐसा फालतू नहीं है, सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइए, वीडियो पूरा कंप्लीट कीजिए। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन से एक के अलावा सभी पर पेशेंट के होने पर ब्लीडिंग प्रिकॉशन जैसे नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन को फॉलो करनी चाहिए? निम्न में से कौन से एक के अलावा सभी पर पेशेंट के होने पर ब्लीडिंग प्रिकॉशन जैसे नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन को फॉलो करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑन सिफेलोस्पोरिन्स। सिर्फ इसको छोड़कर, इस मतलब से पूछ रहा है कि किसको छोड़कर, तो सिर्फ ये ऑन सिफेलोस्पोरिन्स को छोड़कर बाकी ये तीनों में जो है सभी पर पेशेंट के होने पर ब्लीडिंग प्रिकॉशन जैसे नीडल स्टिक इंजरी को फॉलो करना चाहिए। अगला देखिए, प्लेटिलेट काउंट 23,000 पर mm³। प्लेटिलेट काउंट 23,000 पर mm³ वाले पेशेंट की केयर के दौरान निम्न में से कौन सी एक्शन को नर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन तो सभी में रहते हैं, तो इसमें भी 4 ही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो नर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी। अगला देखिए, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान जब प्लेटिलेट्स एक्टिवेट होती है तब निम्न में से कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के दौरान जब प्लेटिलेट्स एक्टिवेट होती है तो निम्न में से कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है? तो सेरोटोनिन जो होता है यह रिलीज होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2019 में पूछा गया है, और इसी के लिए हम आपको बता भी रहे हैं कि ये वीडियो हम मेनली नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के लिए बना रहे हैं। तो इसमें सारा मिला जुला है, सभी के प्रीवियस ईयर्स दिए गए हैं, तो इसलिए आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। अगला देखिए,
द इंट्रिकेट बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन इज हेमोस्टेटिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी प्लेटिलेट ड्रग। कौन इसमें ऐसा ड्रग है जो कि एंटी प्लेटिलेट ड्रग है? तो एस्पिरिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट हेमोफीलिया ए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन। तो इसमें भी उत्तर हो जाएगा हेमोफीलिया। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होता है यह हेमोफीलिया में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न देखेंगे, प्लेटिलेट्स किसके संपर्क में आने से एक्टिवेटेड हो जाती है? प्लेटिलेट्स जो है किसके संपर्क में आने में एक्टिवेटेड हो जाएगी? तो कोलाजन के संपर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, क्लॉटिंग के दौरान किसकी उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है? क्लॉटिंग के दौरान किसकी उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाएगा? तो कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन के उपस्थिति में बदल जाएगा। अगला है, व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 2? क्लोटिंग फैक्टर 2 का साइनोनिम क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर सी। और यह प्रश्न देखिए एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर में पूछा गया है। अगला देखिए, ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया का अंतिम प्रोडक्ट क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन की प्रक्रिया का अंतिम प्रोडक्ट होगा फाइब्रिन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कोगुलेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है? कोगुलेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन थ्रेड्स में कन्वर्ट करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बिन। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? निम्न में से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो Ca+2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लोटिंग फॉर्मेशन? क्लोटिंग फॉर्मेशन के लिए किसका हम लोग को ज़रूरत नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्मिन। बाकी विटामिन के, कैल्शियम और फाइब्रिनोजन जो है यह तीनों रिक्वायर्ड होता है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। अगला देखिए, ट्रॉमा या इमरजेंसी यूनिट में आने वाले मरीज को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। निम्न में से कौन सी प्रायोरिटी एक्शन होगी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेक साइंस ऑफ ब्लीडिंग। ट्रॉमा या इमरजेंसी यूनिट में आने वाले मरीज को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इसमें हम लोग कौन सा देखेंगे? चेक साइंस ऑफ ब्लीडिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ
thrombolytic therapy is the most common side effect of thrombolytic therapy is internal bleeding। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्लड क्लॉट फ्लोटिंग इन द सर्कुलेटिंग ब्लड, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इम्बोलाई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे वीडियो को अगर टाइम से आप इसका नोटिफिकेशन सोचते हैं कि आपके फ़ोन में आए, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे, किसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। कौन से विटामिन की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विटामिन के की कमी से। अगला देखिए, कोलेसिस्टेक्टोमी के पहले फिजिशियन विटामिन के को देने का ऑर्डर करता है। नर्स जानती है कि इसे दिया गया है क्योंकि यह क्या बनाता है, यह प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, विच विटामिन डज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। कौन सा विटामिन है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, द एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ वारफरिन ट्रीटमेंट इज। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस्पिरिन। द एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ वारफरिन ट्रीटमेंट इज एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक मरीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एक मरीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए वारफरिन ले रहा है। क्या ले रहा है? वारफरिन ले रहा है। तो निम्न में से क्या वारफरिन ले रहे मरीज के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? एक मरीज है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए क्या ले रहा है? वारफरिन ले रहा है। तो वारफरिन ले रहे मरीज के लिए क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, फाइब्रिन क्लॉट का इस प्रकार से टाइट होने की प्रक्रिया जिसे रप्चर्ड ब्लड वेसल छोटी से और छोटी हो जाए, जिसे हेमरेज कम हो जाए, वह क्या कहलाती है? फाइब्रिन क्लॉट का इस प्रकार से टाइट होने की प्रक्रिया जिससे रप्चर्ड ब्लड वेसल छोटी से और छोटी हो जाए, जिससे हेमरेज कम हो जाए, वह क्या कहलाती है? तो वह साइनेरेसिस कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, किसके निर्माण को ब्लॉक करने से वारफरिन एक एंटीकोगुलेंट को काम करता है? तो विटामिन के इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम क्या होगा? नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम जो है वह 1 से 3 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पेटेचिया इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेटेचिया क्या कहलाता है? स्किन के ऊपर
छोटे पर्पलिश हेमरेजिक स्पॉट्स पेटेचाई कहलाती है। स्किन के ऊपर जो छोटा पर्पलिश हेमरेजिक स्पॉट होगा उससे पेटेचाई कहलाती है, जो प्लेटलेट डेफिशिएंसीज, कई फेब्राइल इलनेस तथा ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट में प्रकट होती है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ड्रग की वह कैटेगरी जो ब्लड को क्लॉटिंग से रोकती है। तो एंटीकोगुलेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, वारफरीन थेरेपी ले रहे पेशेंट के लिए निम्न में से किसे रिकमेंडेड करना चाहिए। वारफरीन थेरेपी ले रहे पेशेंट के लिए निम्न में से किसे रिकमेंडेड करना चाहिए। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंसिस्टेंट यूज ऑफ ब्रेड एंड सीरियल्स। अगला देखिए, ABO ब्लड ग्रुप वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब्ड, कुछ भी बोलिए। ABO ब्लड ग्रुपिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हु इन्वेंटेड ब्लड ग्रुपिंग एस A, B और O। तो इसका भी लैंडस्टीनर ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, RH ब्लड ग्रुप हेतु जिम्मेदार एक कॉम्प्लेक्स एंटीजन पाया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सरफेस ऑफ RBC। अगला है, द RH फैक्टर इन द ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए 1940। अगला है, RH फैक्टर ऑफ ह्यूमन ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। ऑप्शन नंबर डी। और यह भी देखिए RRB स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। इसमें सिर्फ हार्वे दिया हुआ है, इसका पूरा नाम विलियम हार्वे होता है। अगला देखिए, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहेंगे। तो उत्तर हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप को। और डोनर अगर रहेगा यूनिवर्सल डोनर तो O ब्लड ग्रुप को, और रेसिपिएंट में AB। अगला है, एन इंडिविजुअल विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स इज एन यूनिवर्सल डोनर। अभी हम आपको बताए थे ओ ब्लड ग्रुप वाले को बोलेंगे यूनिवर्सल डोनर, तो O निगेटिव जिनका होगा उनको यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। और यह प्रश्न भी आपका एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर, JSSHS दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर और RRB स्टाफ नर्स तीनों में पूछा गया है। तो देख सकते हैं कितना कॉमन प्रश्न है, यह सभी को पता होगा और यह भी प्रश्न पूछा गया है। अगला है, इमरजेंसी में एक पेशेंट को जब उसका ब्लड ग्रुप अज्ञात हो तो निम्न में कौन सा ब्लड ग्रुप एडमिनिस्टर किया जा सकता है। तो O निगेटिव जो है यह यूनिवर्सल डोनर है, तो यह इमरजेंसी में अगर नहीं पता है ब्लड ग्रुप तो हम लोग O निगेटिव दे सकते हैं। आगे देखेंगे, यदि फादर और मदर का ब्लड ग्रुप क्रमशः RH पॉजिटिव और RH निगेटिव है तो उनके बच्चे किस ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं।
उसके बच्चे जो होंगे ना तो RH पॉजिटिव होगा ना RH नेगेटिव होगा। इसका उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। यदि पिता और माता क्रमशः RH पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो उनके बच्चे में दोनों ही RH पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है। तो इसलिए उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दिस। और यह प्रश्न देखिए RRB स्टाफ नर्स 2015 में ही पूछा गया है, चंडीगढ़ से। अगला है एक बी ब्लड ग्रुप। एक बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति इमरजेंसी के समय किसे ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ए बी हो या फिर बी ब्लड ग्रुप हो तो उसे वह इमरजेंसी में ब्लड डोनेट कर सकता है। अगला देखिए, यदि माँ और पिता का ब्लड ग्रुप क्रमशः बी और ए बी है तो उनकी संतानों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा? यदि माँ और पिता का ब्लड ग्रुप क्रमशः बी है या फिर ए बी है तो कौन सा नहीं होगा उनके संतानों में? ओ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हेमेटोलॉजिक एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड क्या होगा? एनीमिया होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनीमिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। अभी आज हम 150 प्रश्न तक कवर किए हैं और इससे आगे का वीडियो कल अपलोड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन को सही समय पर मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।